गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो अपनी विटीकल्चर की क्रॉप चल रही थी या फल वृक्ष के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम, अंगूर की खेती के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उसके कुछ बिंदुओं के बारे में आज अध्ययन करेंगे आप लोग। तो देखिए बेटा, यहाँ पर अंगूर के पौधे लगाने की विधियां चल रही हैं कि अंगूर के पौधे को किस प्रकार से लगाया जाता है। प्रोपगेशन आपको बताई दिया है कि अंगूर के अंदर जो प्रोपगेशन है, देखिए प्रोपगेशन है अंगूर के अंदर जो अपना टॉपिक था प्रवर्धन, दोबारा से देख लीजिए आप लोग। प्रवर्धन जिसको हम कहते हैं प्रसारण, अंग्रेजी में देखना प्रोपेगेशन, इसको हिंदी में कहते हैं हम प्रवर्धन। मीन्स पुराने पौधे से नए पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करना क्या कहलाता है? प्रवर्धन कहलाता है। ध्यान से देखिए बेटा, पुराने पौधे से नए पौधों की संख्या में बढ़ोतरी करना प्रवर्धन कहलाता है, क्योंकि मैंने आपको कई बार इसकी परिभाषा बताई है। क्योंकि कोई भी पौधा है, चाहे जंतु है चाहे जीव है, वो अपनी समान संतति उत्पन्न करना चाहता है या करता है। उसी प्रकार से क्या होता है कि पौधे की जातियां हैं वो लुप्त होती जा रही हैं। उसके लिए इसके प्लांट के कोई भी भाग, किसी भी भाग द्वारा हम नए पौधे को विकसित कर लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रवर्धन कहते हैं। पौधों की संख्या बढ़ा लेते हैं। देखिए बेटा, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसका प्रोपगेशन केवल वानस्पतिक भागों द्वारा किया जाता है। तो ऐसे पौधों के अंदर हम शाखा लेकर प्रोपगेशन करते हैं। तो अंगूर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब की बार जेट के अंदर आ सकता है, ये ध्यान रखना। इसका प्रसारण कलम के द्वारा, कलम जिसको हम कटिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं, कलम, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे आप लोग ये कलम, या आप लोग लिख सकते हैं हार्ड वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग, ये देखिए आप लोग। और ये अब की बार आने की संभावना है 100% की अंगूर का प्रसारण किस विधि द्वारा किया जाता है? कठोर कलम द्वारा। हार्ड का मतलब होता है कठोर, वुड का मतलब लकड़ी। इसकी जो कलम है वो 25 सेंटीमीटर लंबी बनाई जाती है और जो शक्त भाग होता है लगभग 1 वर्ष पुराने शाखा को हम कलम के रूप में लेते हैं और उसके बाद में इसको लगाते हैं, ठीक है ना। इसका जो कलम बनाने का उपयुक्त समय है जनवरी माह, क्योंकि इस समय यह पौधा सुषुप्ता अवस्था में रहता है। तो हम इसकी कलम बनाकर जनवरी माह में तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर आपसे कोई पूछता है, बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है और ये आने की संभावना है कि कास्ट कलम के द्वारा अंगूर की कलम ये लगाई जाती है, प्रसारण किया जाता है, कास्ट कलम, ठीक है ना। आप कास्ट कलम कह सकते हैं, आप हार्ड वुड कटिंग कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कलम दे रखी है तो कलम की टिक लगाना बेटा आप लोग, ठीक है। इसके बाद में देखिए आप लोग पौधे लगाने की विधि, अगला टॉपिक होगा आपका पौधे लगाने की विधि, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं प्लांटिंग मेथड, ठीक है बेटा। ये देखिए, इसको इस नाम से जानते हैं हम, प्लांटिंग मेथड के नाम से जानते हैं कि पौधे लगाने की विधि कौन सी है, किस प्रकार से लगाते हैं। कि देखिए बेटा, आप लोग हर फल वृक्ष को आपने लगाया है, जैसे आप लोग जैसे नींबू है, संतरा है, आम है, हाँ, इन ऐसे पौधों के बारे में आपने जानकारी कर लिया है, अध्ययन कर लिया, स्टडी कर लिया है। आज आप लोग इसको अंगूर के पौधे को लगा रहे हैं। तो अंगूर के पौधे को लगाने का, यहां पर देखना, अंगूर के
पौधे को लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है बेटा? जनवरी और फरवरी माह। क्योंकि मैंने आपको कब बताया, कलम कब तैयार करते हैं? जनवरी में। और कलम तैयार करते ही क्या करना? लगाना है। तो देखिए आप लोग, अच्छा समय जनवरी और फरवरी, जनवरी व फरवरी माह में लगाएं। ठीक है। अब आप लोग देखेंगे यहां पर, देखना अंगूर के पौधे को जो आपने कलम बनाई है, कटिंग की है, उसको आप लोग जनवरी व फरवरी माह में लगाएं। ये अच्छी वृद्धि करता है। ठीक है ना। उसके बाद में देखना आप लोग कितनी दूरी पर, देखिए 1 गुना, सबसे पहले आप लोग गड्ढे खोदेंगे, 1 गुना 1 मीटर आकार के गड्ढे, हाँ, के गड्ढे कितनी दूरी पर? 2.5 से 3 मीटर गड्ढे, 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर खोदकर खुला छोड़ देवें, खुला छोड़ देवें। ये देखिए बेटा, आपने सभी पौधों में ऐसा ही कार्य किया है। सभी की लंबाई चौड़ाई आप लोग इसको 75 गुना 75 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा भी खोद सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर आपकी नोटबुक में दे रखा है और फैक्ट है यहां पर 75 गुना 75 सेंटीमीटर के ही होना चाहिए। यहां आपकी बुक कह रही है, आपका सिलेबस कह रहा है कि 1 इंटू 1 मीटर आकार के गड्ढे 2.5 से, ये 2.5 है, यहां पर 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर खोद कर खुला छोड़ देवें। उसके बाद में कितना? 20 किलोग्राम। ठीक है ना। उसके बाद में कितना? 20 से 25 कर दीजिए, या 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद पर्याप्त होती है। तो देखना बेटा, 25 केजी प्रति प्लांट या प्रति गड्ढा। ठीक है। प्रति गड्ढा सड़ी हुई गोबर की खाद, ये देखिए गोबर की खाद। ठीक है। इसके बाद में देखना 1 से 1.5 किलोग्राम, 1 से 1.5 किलोग्राम कितना लेना है आप लोगों को? कितना लेना है? 1 से 1.5 नहीं, आधा। एसएसपी कितना लेना है? एसएसपी लेना है आपको आधा केजी प्रति गड्ढा लेना है, या प्लांट कर दीजिए आप लोग। ठीक है। इसके बाद में देखना, इसके बाद में देखिए 50 से 100 ग्राम, 50 से 100 ग्राम एमओपी। ठीक है ना, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो इस गड्ढे से निकली हुई मिट्टी थी उसमें मिलाकर गड्ढे को पुनः भर देवे। ठीक है। 25 किलोग्राम सड़ा हुआ गोबर, आधा किलोग्राम एसएसपी और 50 से 100 ग्राम एमओपी, और साथ के अंदर आप लोग जो दीमक के प्रकोप है उसमें आप लोग कोई भी दवा है जैसे क्विनोलफॉस है, उसकी मात्रा मिट्टी मिश्रण में मिलाकर गड्ढे को पुनः भर देवें, और उसके बाद में आप लोग इस कलम को लगाकर सिंचित कर देवें। इसके बाद में आप लोगों के अगले आपका जो बिंदु होगा वो है खाद एवं उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। खाद एवं उर्वरक। ये देखिए खाद एवं उर्वरक देखेंगे बेटा आप लोग। देखिए बेटा, चाहे कोई भी फसल हो, चाहे कोई भी पौधा हो, उसको उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता होती है। तो यहां पर देखना गोबर की खाद है, गोबर की खाद देखिए आप लोगों को कितनी लेनी है। ये यहां पर फैक्ट होगा जो 5 वर्ष तक
1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक आप लोगों को इसकी देखरेख करना होगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, अगर उसके माता पिता उसको रख रखाव में सावधानी नहीं बरत रहे हैं तो वो कभी भी बीमार हो सकता है। उसी प्रकार से हमारा ये पौधा भी क्या होता है, अगर इसका सही समय रहते हुए इसका सुरक्षा नहीं करते हैं तो पौधा अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ठीक है ना बेटा? तो यहां पर देखना, गोबर की खाद है वो आपको लेना है, कितना लेना है? 20 किलोग्राम, 20 केजी प्रति प्लांट। इसके बाद में देखना यूरिया है, यूरिया कितना लेना है, क्योंकि यूरिया 50 से 60 ग्राम भी लेना है, 50 से 60 ग्राम प्रति प्लांट लेना है। देखिए बेटा, यहां तक आप लोग 5 वर्ष तक पूछते पूछते आप लोग 100 ग्राम तक ले, एक साथ अगर आपने ज्यादा मात्रा ले ली तो वो पौधा क्या हो जाएगा? जल जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, यूरिया की मात्रा आपको 50 से 60 ग्राम प्रति प्लांट ही लेनी है। इसके बाद में देखना, यहां एसएसपी लेना, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, यह है 100 से 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम प्रति प्लांट लेनी है। इसके बाद में देखना बेटा, एमओपी, जिसको आप लोग कहते हैं म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास कितनी लेनी है बेटा? आपको 50 ग्राम प्रति प्लांट लेना है। ये 5 वर्ष तक आप लोग ये एक चार्ट बना ले, और चार्ट के हिसाब से जैसे फूल आते समय कौन सा कितनी मात्रा देनी है, जैसे ये यूरिया है एक साथ नहीं देते, अंत तक देते हैं। जब पौधा 5 वर्ष का होता है, फल देना शुरू कर देता है, वहां तक हम इसका उपयोग करते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट है, हम 100 से 150 ग्राम देते हैं, किलोग्राम नहीं है, यहां पर ग्राम है, क्योंकि किलोग्राम की मात्रा देती ही पौधा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखना एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसको पोटेशियम क्लोराइड, इसका दूसरा नाम है पोटेशियम क्लोराइड। यहां पर आप लोग 50 ग्राम प्रति प्लांट देंगे इसको। ठीक है ना? तो इसके बाद में देखना आप लोग, अगला हमारा जो बिंदु होगा वो है, इसके बाद में देखिए बेटा, इसके बाद में देखिए खाद एवं उर्वरक के बाद में देखना सिंचाई व निराई गुड़ाई, सिंचाई व निराई गुड़ाई, ये देखिए आप लोग। ठीक है बेटा? यहां पर देखना बेटा आप लोग, सिंचाई है किसमें? अंगूर में समय समय पर सिंचाई करें। यहां पर आप लोग इतना कहकर छोड़ दीजिए, समय समय पर। ठीक है ना? अगर किसान समय समय पर इस लता की या इस पौधे की सिंचाई करता है तो अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और यहां पर देखना निराई गुड़ाई, सिंचाई के साथ साथ में निराई गुड़ाई, होइंग का मतलब होता है, बहुत सारे यहां पर जब एग्रीकल्चर के अंदर होइंग आ जाता है, होइंग शब्द जिसको कहते हैं निराई करना। ठीक है ना? क्या कहते हैं? निराई गुड़ाई करना। निराई का मतलब होता है पौधे को उठाना, और गुड़ाई का मतलब होता है मिट्टी की ऊपरी परत को तोड़ना। ऐसा यंत्र लिया जाता है कि मृदा की ऊपरी परत टूट जाए और मृदा में वायु का संचार अच्छी प्रकार से हो जाए, अर्थात मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी हो जाए। इसको हम कहते हैं निराई गुड़ाई। ठीक है ना? इसके बाद में ध्यान रखना, ये समय समय पर करना है। इसके बाद में आपको चिन्ह लगा देना है, नोट का चिन्ह लगाना। देखना, यहां पर खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D नामक शाकनाशी का उपयोग नहीं करें, ये ध्यान रखना, अन्यथा पौधा नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान रखने की बात है, अंगूर की खेती में हम 2,4-D का उपयोग नहीं करते। ये शाकनाशी की किसे कहते हैं? कि वे रसायन जो केवल खरपतवारों को नष्ट करते हैं उसको हम कहते हैं शाकनाशी। क्या कहते हैं? शाकनाशी। तो वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हर्बिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्बिसाइड। कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हर्बिसाइड किसे कहते हैं, शाकनाशी किसे कहते हैं। तो आप लोगों को परिभाषा याद
करनी है कि वे रसायन जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए काम में लिए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हर्बिसाइड कहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में आता है सदाई व या सदाई एवं, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, सदाई एवं काट छांट या सदाई व काट छांट। ठीक है ना। ये देखिए आप लोग, सदाई व काट छांट अर्थात ट्रेनिंग, ये देखिए ट्रेनिंग, TRAING, ट्रेनिंग एंड, यहां पर देखना एंड पुर्निंग, PRUNING, पुर्निंग का मतलब होता है काटना, ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेंड करना, यहां पर ट्रेंड का मतलब होता है शकल देना। अर्थात आप पौधे की एक ऐसी आकृति, जैसे बहुत सारे आप लोग गार्डनों में जाते हैं तो पौधे के जो सजावट पौधे देखते हैं तो आप लोगों को बहुत सुंदर लगता है कि देखिए इस पौधे का आकार कैसा अच्छा लग रहा है। आप लोग वहां जाकर अपनी फिल्म उतरवाते हैं, फिल्म का मतलब फोटो उतरवाते हैं। ठीक है। और कब कोई किस एक्शन से खिंचवा रहा है, कोई किस साइड से खिंचवा रहा है, कोई किस कैसे खिंचवा रहा है, उसको कहते हैं हम पौधे का आकार। ठीक है ना। तो यहां उसको कहेंगे हम ट्रेनिंग किया हुआ पौधा है, अर्थात साधा गया पौधा है। पुर्निंग का मतलब होता है रोग ग्रसित शाखा को काटकर अलग कर देने की क्रिया को हम पुर्निंग कहते हैं। तो यहां पर देखेंगे बेटा, यहां ये आप लोगों को सदाई व काट छांट की निम्नलिखित विधियां हैं और अंगूर के अंदर समय समय पर कटाई छटाई का कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कार्य किसान करता है तो पुष्प गुच्छों में निकलते हैं और पुष्प गुच्छों में निकल रहे हैं तो फल भी क्या लगेंगे, गुच्छों में ही लगेंगे, और साथ में उसकी आकृति क्या होगी, फलों की आकृति क्या होगी, बढ़ेगी, मीन्स मोटे होंगे। तो आप लोग ध्यान रखना, ये समय रहते हुए आप लोग ऐसा कार्य करते हैं तो पौधे के में फल अच्छे लगते हैं। तो यहां पर सदाई काट छांट की निम्नलिखित विधियां हैं, वो देखना यहां पर मैं बता रहा हूं। सबसे पहला है सीड्स विधि, इसको हम कहते हैं हेड मेथड। इस विधि में क्या होता है बेटा, इस विधि से सदी हुई लता झाड़ीदार होती है। कैसी होती है, इस विधि से सदी हुई लता का मतलब होता है बेल, वो कैसी होती है, झाड़ीदार होती है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखना जिसका तना 75 से 90 सेंटीमीटर, देखना ये झाड़ीदार, सदी हुई क्या होती है, झाड़ीदार, और तना 75 से 90 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है ना। ये ध्यान रखिए आप लोग, ऊंचा 75 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। ठीक है। इसके बाद देखना तथा सीधा होता है। यहां पर देखना इस तने पर 5-6 शाखाएं होती हैं। इस तने पर कितनी होती है, 5-6 शाखाएं होती हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में देखना बेटा 5 शाखाएं होती हैं। शुरू के कुछ दिनों में लता को सहारे की आवश्यकता होती है। शुरू में क्या होते हैं, जब हम इसकी बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, कलम को लगाते हैं तो इसके सहारे की जरूरत रहती है। ठीक है। उसके बाद में इसको किसी प्रकार के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके बाद में देखना शाखाओं पर कल्ले 1 वर्ष पुराने हो जाए, कल्ले फूटते हैं, शाखा जो हमने इसमें फूट रहे हैं 5-7 शाखाएं, ये 1 साल पुरानी हो जाए, उसके बाद में क्या करना है, 2-3 गांठों पर काट दिया जाता है। 2-3 गांठों पर इसको काट दिया जाता है। और काटने के बाद में क्या होता है, इन पर क्या होते हैं, फूल क्या होते हैं, गुच्छे में आते हैं, फूल गुच्छे में आते हैं। देखिए बेटा इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये सीड्स विधि देखना, सीड्स विधि, इस विधि से सदी हुई लता झाड़ीदार होती है। इसका तना 75 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा तथा सीधा होता है। इस पर 5-6 शाखाएं होती हैं। ठीक है ना। जब शाखाएं 1 वर्ष पुरानी हो जाए तो उसके अंदर क्या होता है,
दो तीन गांठों पर इसको काट दिया जाता है। ऐसा करने से इन पर फूल क्या होते हैं, गुच्छे में आते हैं। और यह विधि, ये देखना, यह विधि क्या बेटा, यह विधि ब्यूटी सीडलेस व परलेट में अपनाई जाती है, ये किस के अंतर्गत ये सीड्स विधि अपनाई जाती है। ध्यान रखना, जेट के अंदर कई बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ब्यूटी सीडलेस व परलेट के अंदर ये सीड्स विधि, जिसको हेड मेथड के नाम से जानते हैं, ये विधि अपनाई जाती है। इसके बाद में देखना बेटा, आपकी जो दूसरी विधि है उसके बारे में आप लोग चर्चा कीजिए। जो काट छांट की दूसरी विधि है उसका नाम क्या है, देखना, निफिन विधि इज ट्रेलिस विधि। ट्रेलिस किया जाता है, उसको तारों पर बिछाया जाता है, फैलाया जाता है, उसके बाद उसको काट दिया जाता है। काटिंग, ऐसा कार्य करने से फूल बहुत अच्छे आते हैं और फलों की आकृति भी बहुत बढ़ जाती है। इसका नाम है, 2 नंबर पर देखिए, निफिन, यहां पर देखिए, निफिन या ट्रेलिस विधि। ठीक है, इसको ट्रेलिस विधि भी कहते हैं। ठीक है, ये इस विधि में क्या होता है, यह विधि विलियम निफिन द्वारा, ध्यान रखना, विलियम, ये देखना, विलियम निफिन ने विकसित किया था। ये देखिए बेटा, अब इस विधि में लोहे या लकड़ी के खंबे, इस विधि में लोहे व लकड़ी के खंबे होते हैं। ठीक है, इस विधि में लोहे या लकड़ी के खंबे के सहारे 2 तार क्रम से, ऐसे, ये देखिए, ये खंबे हैं तो इसके अंदर 2 तार इस प्रकार से बिछा दिया जाता है। ठीक है, इस विधि में लोहे या लकड़ी के खंबे के सहारे 2 तार क्रमशः, एक तो कितनी दूरी पर है, 1.05 से 1.65, दूसरा यह है, पहला या दूसरा, ये कितनी दूरी पर है, 1.65, और ये पहला कितने पर है, 1.05। ठीक है, मीटर पर होता है। ठीक है, ये देखिए, अब देखना बेटा, यहां पर पौधा लगाया जाता है और इस प्रकार से ये फैलता है। अब देखना, इस विधि में क्या होता है, जब पौधा 1.6 मीटर की ऊंचाई से अधिक चला जाता है, इसको काट देते हैं, इसके बाद इस तार के ऊपर इसको फैला दिया जाता है इस प्रकार से। ये देखिए, इस प्रकार से ये है ट्रेलिस विधि। ये क्या है, ट्रेलिस विधि। तो देखना, इस विधि में लोहे या खंबे के सारे 2 तार क्रम से 1.05 से 1.65 मीटर की ऊंचाई पर एक छोर से दूसरे छोर तक क्या कर दिया जाता है, तार को बांध दिया जाता है। किसको बांध दिया जाता है, तार को, जैसे मैंने ये बांध रखा है। ठीक है ना, खंबे की दूरी कितनी रखी जाती है, 4.8, इस खंबे और इस खंबे, पहला खंबा और दूसरा खंबा, इसके बीच की दूरी कितनी रखते हैं हम, 4.8 मीटर रखते हैं। ठीक है ना बेटा, रखते हैं। अब इसके बाद अगर इससे ऊंचाई से पौधा जा रहा है तो इसको काट देते हैं। ये एक निफिन विधि कहलाती है, जिसको हम ट्रेलिस विधि कहते हैं। यह विधि, ये देखना, जैसे थॉमसन सीडलेस और परलेट किस्मों में अपनाई जाती हैं। ऐसा करने से अच्छा उत्पादन होता है, पौधा लंबे समय तक जीवित रहता है और उत्पादन अधिक बढ़ता है। तो देखना बेटा, तीसरी विधि है टेलीफोन विधि। देखिए, टेलीफोन के अंदर जिस प्रकार से 4 तार बिछे होते हैं, उसी प्रकार से एक तार बिछाया जाता है, बीच के अंदर एक खंबा और दिया जाता है इसके ट्रेलिस की। जैसे आपने ट्रेलिस में 2 खंबे लिए और इसमें टेलीफोन में क्या होता है, एक खंबा और लगाएंगे, उसके बाद में एक प्रकार का जाल बनाकर इसके अंदर लताओं को फैलाया जाता है। इसको टेलीफोन विधि कहते हैं, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इसके बाद में एक टेलीफोन बच जाएगी और एक विधि और शेष रहेगी। उसके बाद में हम लोग अगली फसल के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, आज आपने सीड्स विधि और निफिन विधि के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर ली है। ये बोर्ड में और साथ में जेट में आने वाली विधियां हैं, इसको अच्छी प्रकार से देखना बेटा
और ये प्रोपोगेशन के बारे में आपकी बार जेट के अंदर प्रश्न उठ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देखना। तो देखिए बेटा, जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं उसको आप लोग ये लंबी खेती है और ये बोर्ड में उठती है, इसलिए आप लोगों को मैं फिर से ये कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेना। तो मैं आशा करता हूं आज का जो ये वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, शेयर करना और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।